हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज हम जो सेशन लेके आए हैं वो लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का। भारतीय राज्य व्यवस्था पे हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की यानी कि इंडियन पॉलिटी के हम 3 लेक्चर लेके आ चुके पिछली हमने 2 क्लास लग चुकी हैं। आज हमारा तीसरा लेसन होगा। आज वाला जो सेशन रहने वाला है वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 सेशनों में हमने क्या पढ़ा, हम अभी तक बात कर रहे हैं किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे, यानी कि जो भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें, हम चर्चा करते हुए हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आती है और किस प्रकार से उन्होंने अपना अधिकार करना स्टार्ट किया था, किस प्रकार से धीरे धीरे बंगाल को वो अपनी अवध में लेती जा रही है। और इसके साथ ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि प्लासी का युद्ध किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज हैं वो जीत जाते हैं, किस प्रकार से अब बक्सर का युद्ध होना है। जो लास्ट क्लास में हम बक्सर के युद्ध पे अटके हुए थे कि बक्सर का युद्ध कब होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है, स्टार्ट होने वाला है कहाँ से, बक्सर के युद्ध से। तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं हम पॉलिटी का। आज ये हमारा 3rd लेसन होगा। तो कौन सा पढ़ रहे हैं हम, इंडियन पॉलिटी। और इस पे जो क्लास है हमारी वो क्लास कितनी है, क्लास नंबर 3। 2 क्लासों पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो क्लास नंबर 3 का सेशन रहने वाला है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे बात कर ले हम बैटल ऑफ बक्सर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास को। कहाँ से, बैटल ऑफ बक्सर से। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बक्सर का युद्ध है ये किस प्रकार से होता है और किस किस के बीच होता है। तो जो बक्सर का युद्ध है ये हुआ था 1764 में हुआ। और किस किस के बीच हुआ, जो इसके महान नायक थे वो कौन थे, मीर कासिम थे। अब बात ये आती है कि क्या मीर कासिम अकेले ही इन अंग्रेज़ों पे भारी पड़ेंगे या मीर कासिम यहाँ पे हार जाएंगे, इस पे हमें डिस्कस करना था। तो बात कर लेते हैं मीर कासिम यहाँ पे क्या अकेले अटैक करेंगे। पहला आंसर हमारा, तो आंसर क्या होगा, नहीं जी, पहले ये अटैक नहीं करेंगे। तो किस प्रकार से कहानियाँ बनेंगी, किस प्रकार से युद्ध होता है, बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, शाह आलम। कौन है, एक व्यक्ति है, कौन है, शाह आलम द्वितीय। कौन है, ये शाह आलम द्वितीय है। और किस अंपायर का है, ये है मुगल अंपायर का। तो मुगल अंपायर का शाह आलम द्वितीय है। इसके पास मीर कासिम जाता है और इसको जाके बोलता है कि महाराज बात है यही है, हमें आपकी सहायता चाहिए। अगर आप हमारी इस टाइम पे सहायता नहीं करोगे तो जो ये अंग्रेज हैं ये भारत पे अधिकार कर लेंगे, तो हमें भारत को इनके चुंगलों से बचाना है, तो आप हमारी सहायता कर दीजिए। तो शाह आलम इसके कहने पर, मीर कासिम के कहने पर क्या हो जाता है, मान लेता है और हामी भर लेता है कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन इसके आगे बाद भी और भी इसको सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले शाह आलम और मीर कासिम से काम चलने वाला नहीं है। तो बात करें हम, एक व्यक्ति है कौन, शुजाउद्दीन, कि क्या नाम है, शुजाउद्दीन है जो, तो सॉरी शुजाउद्दीन नहीं, शुजाउद्दौला। कौन है, एक व्यक्ति का नाम है शुजाउद्दौला। तो अब बात कर लेते हैं जो ये शुजाउद्दौला है, ये शुजाउद्दौला कौन है और कहाँ से आया है। ये शुजाउद्दौला है क्या, अवध का स्वतंत्र नवाब। क्या है, अवध का स्वतंत्र नवाब है। कौन, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के पास मीर कासिम जाता है और इसको बताता है कि भाई देखो बंगाल पे तो अधिकार होना तय है, किसका, अंग्रेजों का। अब बचा क्या, अवध। अवध पे भी अंग्रेज अधिकार कर लेंगे जिस दिन इनका बंगाल पे हो गया। तो ये मीर कासिम इसको समझाता है कि अगर तू मेरी सहायता करे तो मैं बंगाल को भी आज़ाद करवा लूँगा इनके चुंगल से, और आपको भी नहीं इनके चुंगल में आने दूंगा। मैं अंग्रेजों को क्या करूँगा, खदेड़ के बाहर निकाल दूंगा। बात तो सही थी। तो शुजाउद्दौला मान लेता है कि चलो ठीक है जी, हमने बात आपकी मान ली, हम आपका सहयोग करेंगे।
लेकिन मेरे अकेले से काम नहीं चलने वाला, कोई और भी चाहिए। तो इसको बोलता है कि हाँ जी, शाह आलम से भी मैंने बात कर ली है, वो भी क्या करेगा, हमारी सपोर्ट करेगा, हमारा सहयोग कर देगा। तो अब ये दोनों किसके साथ मिल जाते हैं, मीर कासिम के साथ। तो अब बात कर लेते हैं, 3 महानायक यहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन, मीर कासिम कौन है जी, एक मीर कासिम है, एक शुजाउद्दौला है और एक शाह आलम द्वितीय है। एक मुगल बादशाह, एक बंगाल का नवाब हुआ करता था और एक अवध का नवाब। ये तीनों मिल जाते हैं और अटैक कर देते हैं किस पे, अंग्रेज़ों पे। और अंग्रेज़ों पे अटैक होता है, वो अटैक क्या कहलाता है, बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। लेकिन यहाँ पे बात करें, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, और वो मंजूर क्या था उस पर बात कर लेते हैं। इस युद्ध में जो मीर कासिम है, जो हमारे महान नायक हैं, मीर कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में मीर कासिम क्या हो जाता है जी, मारा जाता है। अब मानो मीर कासिम मारा गया तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते मीर कासिम के सिवाय। तो अब मीर कासिम तो यहाँ पे मारा गया। और बात करें हम शाह आलम और शुजाउद्दौला भी, इनके आगे क्या टेक देते हैं, घुटने टेक देते हैं। क्या टेक देते हैं जी, घुटने टेक देते हैं। तो बक्सर का युद्ध कौन जीत जाता है, बक्सर का युद्ध जीत जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, वो था हेक्टर, कौन था वो था जी हेक्टर मुनरो। कौन नेतृत्व कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, कौन था, हेक्टर मुनरो। और भारतीय तरफ से कौन था, मीर कासिम। तो मीर कासिम मारा जाता है और हेक्टर मुनरो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये विजित हो जाता है जी, ये जीत जाता है। इस युद्ध में जैसे ही ये जीत जाता है कौन, हेक्टर मुनरो, और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ परचम लहरा लिया जाता है। अब बंगाल पे संपूर्ण अधिकार हो जाता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जैसे ही यहाँ पे अधिकार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है कि अगर भारत पे शासन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें भारतीय राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। कहाँ से सीख मिली, 1757 और 1764 के इन दोनों युद्धों से ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि अगर भारत पे शासन चलाना है तो ओनली कैसे चला जा सकता है, उसके राजनीति में प्रवेश करके। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से तो युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन अगले ही वर्ष 1765 में, अगले ही वर्ष 1765 में क्या होता है जी, अगले वर्ष 1765 में क्या होता है, एक ट्रेजेडी होती है, एक ट्रेटी होती है। कौन सी संधि है वो संधि है जी इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि है, इलाहाबाद की संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इलाहाबाद की संधि है ये कब हुई और किसके बीच हुई। तो इलाहाबाद की संधि की हम बात कर लेते हैं, कब हुई थी, 1765 में, और किस किस के बीच हुई थी इसकी बात कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई थी शुजाउद्दौला, किस किस के बीच, शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके बीच, शाह आलम, किसके बीच, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब बात कर लेते हैं, दो व्यक्ति हैं तो कितनी संधियां हुई होंगी, दो संधि हुई होंगी। इलाहाबाद की दो संधियां कौन कौन सी, वो प्रमुख संधि कौन सी है, अक्सर जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। 12 अगस्त कब हुई, 12 अगस्त 1765 को क्या होता है जी, 12 अगस्त 1765 को एक संधि होती है किसके बीच, शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। किस किस के बीच होती है जी, शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसके बाद 14 अगस्त 1765 को जी, इस दिन भी एक संधि होती है। ये किस किस के बीच होती है, शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब यहाँ पे इस संधि में है क्या, हुआ क्या था इस संधि में,
इस संधि में जो ये शाह आलम है ना, शाह आलम को पेंशन दी जाती है। अब इनको कहा जाता है कि हम हर साल क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे पेंशन के रूप में, तो आप क्या करोगे, हमारे कार्यों के बीच हस्तक्षेप नहीं करोगे। और बात कर लेते हैं जो शुजाउद्दौला है, इसको क्या कहा जाता है कि भाई तू हमें अगर 50 लाख रुपए देता है तो हम क्या कर देंगे, तुम्हारी जान बख्श देंगे। क्या कहा कि अगर तू हमें 50 लाख रुपए देगा तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, अन्यथा हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो एक तरफ इन्होंने मुगलों को तो क्या बोला, हम आपको क्या देंगे, पेंशन देंगे, हर वर्ष आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसे देंगे, जिससे आप क्या करोगे, हमारे कार्यों के बीच हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो इन सदनी पे ये दोनों राजी हो जाते हैं और अब यहाँ से एक नया इतिहास लिखा जाता है, नई कहानियाँ बनती है। वो कहानियाँ क्या है, किस प्रकार से जो हमारे सोने की चिड़िया भारत कहलाने वाला देश था उसको अब क्या कर लिया जाता है, लूटा जाता है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा द्वैंध शासन, वर्ड का नाम क्या है जी, द्वैंध शासन। तो उस द्वैंध शासन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये द्वैंध शासन है ये किस प्रकार से और किस किस के बीच ये लड़ा गया था। तो इस द्वैंध शासन की अगर हम बात कर लें, लड़ा नहीं गया था सॉरी, हुआ था, तो बात कर लेते बंगाल पे क्या लगता है, अब द्वैंध शासन लगता है। और कब लगता है, ये लगता है 1765 से लेकर 1772 तक क्या होता है, बंगाल पे क्या लगता है, द्वैंध शासन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जी, जो बंगाल पे है द्वैंध शासन ये किस प्रकार से लागू होता है, कब होता है, 1765 से 1772, इसके अंदर है क्या जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर की हम बात कर लें, जो बंगाल के निवासी हैं ये टैक्स देंगे दो व्यक्तियों को, क्या करना पड़ता है इनको, दो व्यक्तियों को टैक्स देना पड़ता है। किस किस को, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और दूसरी तरफ जो यहाँ पे लोकल रूलर हैं, यानी कि जो लोकल राजा हैं, इनको भी क्या करना पड़ता है जी, टैक्स देना पड़ता है। किस में, द्वैंध शासन के अंतर्गत। और कब से कब तक, 1765 से 1772 तक। अब जो ये वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया क्या बताओ, लूट ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया जाता है इसे, लूट ऑफ इंडिया नाम दिया जाता है जी। किसको, जो ये द्वैंध शासन का जो टाइम पीरियड है इसको नाम दिया जाता है लूट ऑफ इंडिया। इसको बोल दिया जाता है भारत की लूट जी। क्या बोल दिया जाता है, भारत की लूट। अब बात कर लेते हैं भारत की लूट क्यों बोला गया, क्योंकि अब जो भारत सोने की चिड़िया थी किसके उपलक्ष्य में था, बंगाल के कारण ही क्या बोला जाता था, इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बंगाल में द्वैंध शासन लगाया गया है, तो मनमाने तरीके से यहाँ पे क्या है, पैसा लिया जा रहा है, किसके रूप में, टैक्स के रूप में। तो धीरे धीरे बंगाल है जो क्या होता जा रहा है, कंगाल होता जा रहा है। अब जैसे जैसे ये बात फैलने लगी, ये बात आगे बढ़ी द्वैंध शासन वाली, तो ये बात कहाँ पे पहुँच जाती है जी, ये बात पहुँच जाती है कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप के अंदर। अब जैसे ही यूरोप महाद्वीप के अंदर ये बात जाती है, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है जी, वहाँ पे जाने के बाद होता है विद्रोह। क्या होता है जी, विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह किसका होता है, विद्रोह होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो विद्रोह क्या था उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो ये विद्रोह वो था, इसमें क्या हुआ, जो यूरोप वासी हैं, जो और भी बहुत सारी कंपनियां भारत आई थी, अब ये सारे क्या करने लगी, आलोचना करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहते हैं कि जी ये बात सरासरी आपकी गलत है, ये बात क्या है, आपकी सरासरी गलत है, ये बात अच्छी नहीं है जो आप कर रहे हो। तो इस प्रकार से कहानियाँ बनती हुई ये विद्रोह करने लगे कि चलो ठीक है, आप भारत पे शासन चलाना चाह रहे हो, चला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हो
तो लेकिन जो रेवेन्यू ले रहे हो ना वो क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप भारत में लूट मचा दो। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, लूट ऑफ इंडिया बोला जाता है कि लूट मत बचाओ आप वहां से। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब इसकी हर प्रकार से क्या होने लगी, आलोचना होने लगी, तो आगे फिर क्या हुआ, किस प्रकार से बंगाल में जो द्वैध शासन था उसको हटा दिया जाता है और यहाँ पर क्या क्या कारनामे होते हैं। तो आज अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करें हम इसको किस प्रकार से हटाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जब इसके विद्रोह होने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर बन के आता है। वो गवर्नर क्या है, वारेन हेस्टिंग जी। वो गवर्नर का नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये गवर्नर जब आया बनकर, तो इसके आने के बाद हुआ क्या, इस जो द्वैध शासन था इसको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है उसने देखा कि जो ये कंपनी है ना ये क्या कर रही है, मनमाने तरीके से यहाँ पर क्या कर रही है, टैक्स ले रही है, मनमाने तरीके से ये कर रही है, वो कर रही है। जब क्राउन को पता चला तो क्राउन क्या चाहती है, क्राउन चाहती है कि क्यों ना मैं अब हस्तक्षेप करूँ किसमें, कंपनी के शासन में। क्यों ना हम कंपनी में कुछ हस्तक्षेप करते हैं और यहाँ पर कुछ कंडीशनें लगा देते हैं, किसके लिए, कंपनी के लिए। तो अब स्टार्ट होती है जो कहानियाँ बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होता है, उस पर अब डिस्कशन स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होगा तुम्हारा क्या, कंपनी रूल। और कंपनी रूल में जिक्र किस किस का मिलता है, प्रावधान कहाँ कहाँ से आते हैं। तो बात करें हम कंपनी रूल की, अगर हम बात कर लें तो कंपनी रूल कब स्टार्ट होता है, ये होता है 1773 में और कब तक चलता है, 1857 तक। अब बात करें हम क्राउन रूल की, ये कब स्टार्ट होता है, 1857 से 1947 तक। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अगर हम बातें करें, अब यहाँ पर कहानियाँ किस प्रकार से बनी, तो क्राउन क्या चाहती है, क्राउन चाहती है हस्तक्षेप करना। तो हस्तक्षेप करेगी अब कंपनी के रूल में, तो इसलिए स्टार्ट क्या हो गया, कंपनी रूल हो गया 1773 में। तो कंपनी रूल स्टार्ट होता है और एक एक्ट आता है, क्या आता है जी, एक एक्ट आता है। वो एक्ट कौन सा है, रेगुलेटिंग, कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कब आता है, 1773 के अंदर। किसके लिए आया है, ये आया जी कंपनी रूल के लिए। कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है इसकी। अभी तक हमने देखा कि जो भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई थी, कि किस प्रकार से नींव पड़ी है, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे होता क्या है कि 20 वर्ष के लिए क्या हो गया जी, 20 वर्ष के लिए जो कंपनी के अधिकार थे, किसके, व्यापार के लिए, जो 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए क्या कर दिए जाते हैं, कंपनी के व्यापार के लिए अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं कि अब 20 वर्ष तक और कंपनी क्या कर सकती है, भारत में व्यापार कर सकती है जी। बात यहीं पे समाप्त नहीं होती। अब इसके तहत और बहुत सारे कार्य होंगे। बात कर ले हम, एक गवर्नर आया था जिसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग। ये गवर्नर बन के किसका आया था, ये गवर्नर बन के आया था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ये वारेन हेस्टिंग्स अब गवर्नर किसका बनेगा,
अब ये गवर्नर जनरल बन जाएगा किसका, बंगाल का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो बताओ कौन बना था जी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था कौन, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था जी, वारेन हेस्टिंग बना था क्या, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अब स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से कहानियाँ बनती है। वारेन हेस्टिंग्स कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन के आया था, लेकिन आज किसका हो गया, संपूर्ण बंगाल का क्या बन जाता है, ये गवर्नर जनरल बन जाता है। इसके बाद बात करें हम क्या होता है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है, उस पर बात कर लेते हैं हम। एक कोर्ट की स्थापना की जाती है, कौन से कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है कब, 1774 में। किस कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की 1774 में। अब स्थापना तो हो गई इसकी, लेकिन इस पे अगर हम डिस्कशन करें तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो ये व्यक्ति था, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, नाम क्या था, सर एलिजा इपे। कौन थे जी, ये थे सर एलिजा इपे, इसके क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद बात कर लें हम, एक व्यक्ति और बनता है इसका, जो अन्य मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होता है लॉर्ड हाइट। एक बनता है लॉर्ड चैम्बर और एक बनता है लिविंगस्टन। कौन बनता है, लिविंगस्टन। तो ये तीन इसके क्या हो गए, ये हो गए अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन, सर एलिजा इपे। देखो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 में, कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी कोलकाता के अंदर। कहाँ पे हुई, कोलकाता के अंदर हुई। किसने की या किस एक्ट के तहत हुई, किस एक्ट के तहत होती, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर एक क्वेश्चन इससे क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है जी 1935 के अंदर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इजी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में, दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ जी, 1935 में हो चुका है जी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी, सर एलिजा इपे थे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है, वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना कि वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, जो वारेन हेस्टिंग है, इस पे क्या लग जाता है जी, आरोप लग जाता है। क्या लग जाता है, वारेन हेस्टिंग्स पे आरोप लग जाता है। और आरोप भी किस प्रकार का लगता है, इस पे आरोप लगा दिया जाता है किसका, भ्रष्टाचार का। किस पे लगता है, वारेन हेस्टिंग्स पे भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। और वो आरोप कौन लगाता है, नंद कुमार, चेत सिंह और गेस्टी बेगम। तो तीन व्यक्ति हैं जिसका नाम क्या है, नंद कुमार, क्या है जी, नंद कुमार, चेत सिंह और गेस्टी बेगम। ये तीनों व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं जी, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं किस पे, वारेन हेस्टिंग पे। किस पे लगा देते हैं, वारेन हेस्टिंग पे। लेकिन बात करें, वारेन हेस्टिंग क्या करता है, सर एलिजा इपे के साथ साठ-गांठ करता है और इनको 1784 में क्या कर देता है जी, फांसी की सजा दिलवा देता है। 1784 में क्या करवा देता है इनको, नंद कुमार, चेत सिंह और गेस्टी बेगम को क्या कर देता है, फांसी की सजा दिला देता है। इसके बाद एक एक्ट आता है 1781 का एक्ट, और 1781 का जो एक्ट है वो क्या कहलाता है, 1781 का जो एक्ट है ये है जी सेटल
एक्ट क्या है? सेटलमेंट एक्ट। कौन सा? 1781। और सेटलमेंट से ही लग रहा है कि सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट किसके साथ होती है जी? सुप्रीम कोर्ट के साथ हो जाती है। इस पे बाउंडेशन हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे बाउंडेशन लगा देती है कुछ प्रकार की कि आप हमारे इन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे 1784 के एक्ट को, 1813, 1853, उसके बाद 1858 भारत शासन अधिनियम। इस प्रकार से एक एक करके हम हर एक्ट को कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल डीपली इसको पढ़ते चलेंगे, जिससे आप ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ तो यहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन ना उठे। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो हमारी ये क्लासें हैं, जो ये हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, कोर्स चला हुआ है हमारा हिस्ट्री पॉलिटी, अभी 2 ही चले हुए हैं, इन फ्यूचर हम ज्योग्राफी का भी लेके आएंगे। तो ये हमारा बैच कहाँ से है जी? 0 से क्या है? हीरो तक का बैच होगा। क्या होगा? 0 से क्या होगा? हीरो तक का बैच होगा जी। और हीरो से क्या होगा? सुपर हीरो। यानी कि जिसको कुछ भी नहीं आता आज तक, जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा ही नहीं, किसी ने पता ही नहीं होगा, बहुत सारे जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, किस प्रकार से भी पॉलिटिकल में होता है कुछ, तो उनके लिए भी क्या है ये हीरो बैच है। और जिनको कुछ आता है उनके लिए क्या है ये सुपर हीरो है। तो मतलब 0 से हीरो, हीरो से सुपर हीरो। हम 0 से आपको उठाएंगे और बिल्कुल वहाँ तक ले जाएंगे। यानी कि इस बैच को आप बोल सकते हो प्री कम्स मेंस, यानी कि प्री। तो हम इसका जो लेवल रखेंगे वो रखेंगे यूपीएससी तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे और बोलेंगे कि सर ये बात तो सभी बोलते हैं कि इसका जो लेवल यूपीएससी तक है। नहीं जी, बोलने में और करने में फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है वो डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर उठाओगे और अब तक जितने भी हमने टॉपिक किए हैं उनका क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे और देखोगे कि क्या यहाँ से क्वेश्चन कवर हुए हैं या नहीं हुए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 से हीरो, हीरो से सुपर हीरो, इस बैच को हम नाम दे सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम आपके नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा बस टॉपिक यहीं तक रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप डिसलाइक करोगे फिर मैं ढूंढूंगा कि कमी कहाँ रह गई, मैं उसको दूर करूँगा। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगता है लाइक करो, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करो। कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये बस यहीं पे रहने वाला है। तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।